स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का भाग 4। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू। यह एमसीक्यू हर एक टॉपिक से है और इससे पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो हर वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ ऐसे काम है, जैसे कुछ ऐसे वर्क हुए थे उस दौरान, और सूची 2 में ये काम किसके द्वारा या किसके अंतर्गत किया गया है, उनके कुछ गवर्नर जनरल के नाम दिए गए हैं। तो आपको ये पता करना है कि किस गवर्नर जनरल के अंतर्गत या किसके द्वारा कौन से काम हुए थे। जैसे कि सूची 1 में सबसे पहला बात किया जा रहा है पॉइंट नंबर 1 में कि समाचार पर प्रतिबंध समाप्त, और दूसरे में है कि प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, सी में है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, और डी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह। अब उसी तरह सूची 2 में दिया गया पहला पॉइंट लॉर्ड डलहौजी, दूसरे में है लॉर्ड ऑकलैंड, तीसरे में है लॉर्ड हार्डिंग, और चौथे में है चार्ल्स मैडकॉफ। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि ए का संबंध है 4 से। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ए का संबंध है 4 से, यानी कि समाचार पर प्रतिबंध समाप्त ये किसने किया या फिर किसके अंतर्गत हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा, आप ऐसे आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, चार्ल्स मैडकॉफ। ऐसे ही आप सभी को मिलाना, जैसे कि बी का 2 से है। जैसे बी का क्या है, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, इसका संबंध होगा 2, यानी कि इससे लॉर्ड ऑकलैंड से। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें कहा गया कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। अब गोद प्रथा क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। अब देखिए, गोद प्रथा ऐसा था कि पहले इसका आप आंसर देख लीजिए। इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एक गोद प्रथा पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। इसका मतलब ये था कि कोई भी, मान लीजिए किंग है, कोई भी राजा, अगर उसके पास अपना खुद का कोई भी संतान नहीं है, अगर कोई संतान नहीं है, तो इसका जो राज हुआ करता था, राजपाट, वो तुरंत ब्रिटिश के पास चला जाता था। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई भाई संतान है ही नहीं, तो राजपाट कौन देखेगा। लेकिन अगर राजा चाहे तो किसी को अगर वो गोद लेना चाहे ना, तो ये गोद नहीं ले सकता था, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर जो उसका सगा बेटा होगा, अगर वो होगा तो उसका राज उसके पास रहेगा। लेकिन अगर उसका कोई सगा बेटा नहीं है तो ये राज ब्रिटिश के पास चला जाता था, और जो राजा होता था, किंग होता था, यानी वो किसी को गोद नहीं ले सकता था। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। लॉर्ड डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को काल क्रमानुसार सजाइए। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गोद प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया गया था, सबसे पहले इसमें से कौन से राज्य आए थे, यहाँ पे पूछा गया है काल क्रमानुसार, मतलब सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि पहले स्टेट आया था, मतलब राज्य आया था आपका सतारा, फिर आया संबलपुर और जैतपुर, ठीक है, फिर आया बागघाट, फिर आया उदयपुर, ठीक है, फिर आया झांसी, फिर आया नागपुर। तो सबसे पहले कौन सा आया था, सतारा आया था, फिर उसके बाद में धीरे 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 ऐसे ऐसे बढ़ते चला। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। यहाँ पर सूची 1, सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ कुछ जैसे कि काम है, जैसे कि पॉइंट नंबर ए में है सुगोली की संधि, पॉइंट नंबर 2 में है प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध, और सी में है द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध, और डी में है तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध। और सूची 2 में बात किया जा रहा है कि ये कौन से काम कौन से सन में हुए। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा बी। बी को आइए देखते हैं, यानी कि ए का संबंध 1 से है, मतलब सुगोली की युद्ध कब हुआ था, मतलब सुगोली का जो संधि था वो कब हुआ था, 1816 में। और बी का संबंध 2 से, यानी कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1 मिनट, 1824 1826 में। ऐसे ही सी का संबंध 3 से, यानी कि द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1852 में। इसी तरह तृतीय 1885 और 86 में। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए। पॉइंट नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और दूसरे में है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर सवाल नंबर 5 में 2 पॉइंट दिए गए, आपको जो सही लगे उस पर सही उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2। ये सही है, पहला गलत है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी आसान सा है, ज़्यादातर बच्चे इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। सही उत्तर होगा बी, लाहौर। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है नहीं था के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता, आप इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग।
बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 में, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। यहाँ पर भी नहीं का इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी। इसका मतलब ये सत्य नहीं है। इसका मतलब ए बी सी ये तीनों पॉइंट जो है राजा मार्तंड वर्मा के संदर्भ में सही है। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे पूछा गया सही नहीं है, तो सही नहीं में तो ये उत्तर होगा, तो इसका मतलब ये सही नहीं होगा। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट तो राजा मार्तंड वर्मा के संदर्भ में सही होगा ना, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में, राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1769 में जो हुआ था उसमें किसकी विजय हुई थी। एक मिनट इसको आप ठीक कर लीजिए। यहाँ पे 1767 से 1769 था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मतलब इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। अब आपको ये जानना चाहिए कि हैदर अली कौन थे। ये हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के पिताजी थे, मीन्स फादर थे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें पूछा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। ये इंपॉर्टेंट सवाल ज़्यादा हो जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि सिराजुद्दौला। बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के बारे में, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक पड़ा। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मिनट, आर्थिक पर। तो भाई ये तो बात एकदम जाहिर सी है कि जब अंग्रेज़ का जब शासन हुआ इंडिया में तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आर्थिक पर ही पड़ा, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि 1 मिनट, प्रश्न नंबर 13 की सूची 1 सूची 2 को आपको सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर सूची 1 में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, सूची 2 में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आखिर ये मामला। तो सूची 1 में बात किया जा रहा है, जो पॉइंट नंबर ए है, वाणिज्यिक चरण जो कि 1757 से 1813 के बीच में हुआ था। औद्योगिक चरण मतलब औद्योगिक चरण जो हुआ था 1813 से 1860 के बीच में माना जाता है। और वित्तीय पूंजीवाद का कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, 1860 और 1947 तक। तो सूची 1 में सूची 2 में दिया गया है कि ये क्या है आखिर, क्या इसके अंदर कौन से काम हुए थे। मतलब जैसे कि 1 मिनट, जैसे इसमें जो दिया हुआ है कि वाणिज्यिक चरण, तो इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से कैसे काम आते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करना है। 1 मिनट, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ए, 1 मिनट माफ करिए गलती हो गई, ए, ठीक है। तो ए है, इसका मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि ए का संबंध 1 से, बी का संबंध 2 से और सी का संबंध 3 से। यानी कि वाणिज्यिक जो आपका चरण था जो इसमें दिया हुआ है 1757 से 1813, यानी कि जो 57 में प्लासी का युद्ध हुआ था उस दौरान, इसका संबंध मतलब ये हुआ कि पॉइंट नंबर 1 से, मतलब एकाधिपत्य, व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल, ये ऐसे समय पे ये स्थिति थी, ये दर्शाता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट 2 में जो मतलब ये बी का संबंध 2 से, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि औद्योगिक चरण जो कि था 1813 से 1860 में, तो इसमें क्या दिया गया है कि यह मुक्त व्यापार का काल था, ठीक है। 1813-1860 जो था ये मुक्त व्यापार का काल था, जिसमें आप ये देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, वित्तीय पूंजीवाद क्या है, इसमें क्या था, ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल, ठीक है। जब कोई पूछे आपका कि वित्तीय पूंजीवाद जो 1860-1947 के बीच जो हुआ था उसमें क्या था, उसमें क्या था, ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल था। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी युद्ध के पश्चात। अब मैं आप सभी को पिछली वीडियो में प्लासी और बक्सर युद्ध के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, तो ठीक है। आप सभी का एक छोटा सा काम है, आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी या फिर बक्सर। बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भूराजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। ये सब सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दहसाला व्यवस्था, ये नहीं अपनाया गया था। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप ऐसे सवालों पर गौर करिए, खुद से समझिए। यहाँ पे कहा गया कि ब्रिटिश काल में भारत निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। नहीं अपनाया गया से मतलब ये हुआ कि ये नहीं अपनाया गया, यानी कि ये तीनों अपनाया गया होगा। तो आपका एक सवाल में 2 सवाल मिल चुके हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉर्ज क्लार्क, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया गया। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा बी, दादा भाई नौरोजी।
अब आइए देखेंगे प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें कहा गया कि वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये है। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि कलकत्ता और आगरा। प्रश्न नंबर 19 में क्या कहा गया है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमींदार ने ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया था। ये आपको जानना चाहिए। वैसे फिलहाल ये आप खुद ब खुद जान सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी आसान सवाल है। उस दौरान जो छोटे किसान हुआ करते, जो छोटे व्यापारी होते थे, उनको उतना लाभ नहीं मिलता था जब ब्रिटिश का शासन था। ये आप खुद ब खुद सोच सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा वो स्पेस साइंस नहीं है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंबई में स्थापित किया गया। बहुत सारे बच्चे सूरत और बंबई में कंफ्यूज हो सकते हैं, जो कि एक आम सा है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये बंबई में था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें कहा गया कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था के निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि मद्रास प्रांत की रियायतवाड़ी भू व्यवस्था। अब आइए देखेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें कहा गया कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। ये काफ़ी अच्छा सा सवाल है, सवाल नंबर 23। इस पर आपको ध्यान देना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1793 में। 1 मिनट। बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें कहा गया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई है। अब आपको ये जानना चाहिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था या फिर है क्या। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, जैसे कि मैं अभी सवाल के अभी आगे में मतलब पीछे में बात कर चुका हूँ, ये एक भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1820। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया कि पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई। तो महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1822 में। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें कहा गया कि अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल हैं। तो उसमें कौन कौन से आप कह सकते हैं शहर या फिर राज्य शामिल हैं। तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 के 5 शहर या फिर स्टेट शामिल थे। ठीक है, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें कहा गया कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ये काफ़ी आसान सा सवाल है और आप ज़्यादातर बच्चों को ये सवाल के बारे में मालूम ही होगा। सही उत्तर है ए, बिहार। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के बारे में। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाला ये माल पर उच्च तटकर। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें पूछा गया कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एक बार यूपी पीसीएस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि दीनबंधु मित्र। मैं यहाँ पर जितने भी सवाल करा रहा हूँ दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक, हर एक। अब आप ये कह सकते हैं कि शायद ही आपको यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर हर लाइन, हर एक टॉपिक का एक बढ़िया विस्तार से मैंने क्वेश्चन लाया है। तो आपको जरूर इस दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो भाई कहाँ थे हम लोग। हाँ, प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा बी, दीनबंधु मित्र। ठीक है, अब भाई बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 के बारे में। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, तो कहाँ पे लगाए गए थे। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि वायनाड जनपद में। बात करेंगे प्रश्न नंबर 31। इस वीडियो का लास्ट सवाल है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी। दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको कुछ और किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, किसी भी करंट अफेयर या किसी भी संबंधित टॉपिक, चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर इंडियन पॉलिटी, अगर आपको चाहिए तो मेरा एक यूट्यूब चैनल और है, स्टडी IQ, नहीं माफ करिए, स्टडी टू सिलेक्शन 24/7। मैं उस चैनल का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो की वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप UPSC जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर PCS जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।